सो हेलो गाइस, कल हमने कंप्लीट किया था, मतलब पार्टली कंप्लीट किए थे दो मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स जिसको बोलते हैं। अभी तीसरी टेक्निक्स पे जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो एनालिसिस है ना, थर्ड टेक्निक है। ओके, इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इट शोज द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब आपकी कैश कहाँ से आ रही है और कैश कहाँ जा रही है वो बताता है। It is inflows, receipt and outflows payment of cash from various activities during the particular period. पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। सेम सेम चीजें इधर भी चलती है। इट एनालिसिस द रीजंस फॉर changes in balances of cash between the dates of two balance sheet dates. Sorry, it analyzes the reasons for changes in balances of cash between two balance sheets. Two balance sheets मतलब प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, उन दोनों में क्या क्यों चेंजेस आ रहे हैं वो अपने को बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, छोटे छोटे प्लानिंग, क्योंकि कैश इज अ लिक्विड असेट। तो छोटे मोटे प्लानिंग करने के काम में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में काम में आती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको रेशो एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट राइट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सॉरी, उसके ऊपर का रह गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज स्टेटमेंट विच समराइजेस सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड यूज फॉर कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। समझ रहे हैं? इनफ्लोज का और आउटफ्लोज का वो ये कर देता है। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है आज के सेटिंग में। हाँ, आप सही हुआ, आप सही हुआ। चलो, फिर इंपॉर्टेंस क्या क्या है कैश फ्लो की? Primary objective of cash flow statement is to help management in taking decision and making a plan. समझ रहे हो? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू हेल्प मैनेजमेंट। किसको? मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, किस लिए? टेकिंग डिसीजंस के लिए और प्राइम एंड मेकिंग अ प्लान बाय प्रोवाइडिंग करंट इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो क्या है? यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। Cash flow statements provide importance of uses of cash and equivalents for a specific period. सही है। Cash flow statement provides importance of uses of cash. कैश के यूज करने का इंपॉर्टेंस बताती है, और उसके इक्विवेलेंट्स मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश तो अपनी हार्ड कैश है, इक्विवेलेंट्स मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेटर्स, वो इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। मतलब सॉरी, नॉट डेटर्स, प्रोमिसरी नोट, बिल्स रिसीवेबल, ये इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। ओके, which is useful for which is useful of management plan, operating, financial and investment requirement of the business. Okay, yeah, which is useful for इधर लिख दो, मैनेजमेंट ऑफ इधर लिख दो, और प्लान निकाल दो। विच इज यूजफुल इन, ये इन लिख दो, आपकी जगह इन लिख दो। विच इज यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट requirements of the business enterprise. चलो, बड़े आगे समझ गया ना? यूजफुल शॉर्ट टर्म प्लानिंग में यूजफुल होता है। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का महत्व समझाता है, मतलब इंपॉर्टेंस समझाता है कि क्या है कैश एंड इक्विवेलेंट्स और कितने इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में। ठीक है, चलो बढ़िया है। कैश तो यार लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बिजनेस तो यार बिजनेस में तो इंपॉर्टेंट रहेगी, बराबर है। विच इज यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये क्या है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी
ये 3 टाइप की एक्टिविटीज जहाँ पे हम लोग कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बाइफरकेट कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे। helps in analysis of liquidity position. Cash flow statement is prepared on monthly basis or quarterly basis, which helps to find out liquidity in a better way. Liquidity मतलब तुम्हारे पास कितना लिक्विड एसेट पड़ा है। लिक्विड एसेट मैंने पहले ही बताया जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अभी कैश तो कैश है, वो तो पूरा ही लिक्विड है, बराबर। Analysis of liquidity is important for banks and financial institute as it shows the ability of the business to pay its current liability. सोचो ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स किसको रखना जरूरी है ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी, कोटक महिंद्रा हो गया, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस वाला हो गया, राइट, वो मुट्ठूत गोल्ड वाला हो गया, गोल्ड लीजिए लोन लीजिए वो वाला हो गया, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। और बैंक्स, क्यों भाई, तुम लोग का भी तुम्हारा पैसा निकालना जाओ और वो लोग बोले नहीं नहीं हमारा तो अभी कैश रेडी नहीं है, वो 3-4 लोगों को दिया है, वो आने के बाद तुमको देते, तो मार नहीं खाएगा वो बैंक वाला? बताओ मेरे को, बराबर। चलो नेक्स्ट, हेल्प इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। क्या बात है, एफिशिएंटली कैश मैनेज होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश, राइट, तुम्हारे पास कितना सरप्लस है या डेफिसिट हो चुका है, which helps the business enterprise to decide on short-term investment of surplus and arrange short-term credit of deficit. देखो एक बात, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म है ना, तो तुमको कैश मैनेजमेंट जो है उससे क्या हेल्पफुल होगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म है तो आपको कहाँ कहाँ से कैश लानी पड़ेगी। कैश नेगेटिव में जा नहीं सकती है, तो पता ही है सब लोगों को, बराबर। और अगर एक्सेस है तुम्हारे पास तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें? ये बताता है कैश मैनेजमेंट, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कैसे? अगर तुम्हारे पास डेफिसिट और सरप्लस निकालने के लिए फाइन मतलब हेल्प करता है। अगर सरप्लस है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, और अगर डेफिसिट है तो कहाँ से पैसा लाना है बिजनेस के अंदर, बराबर, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है दोस्तों। हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, बराबर। कंपैरेटिव स्टडी मतलब मैंने कल भी बताया था, ए का बी के साथ, या 17-18 का 18-19 के साथ, 18-19 का 19-20 के साथ। A comparison of cash flow statement which with cash budget और कैश बजट के साथ। देखो, कैश फ्लो मतलब क्या है कि जो एक्चुअल आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, और कैश बजट एक कंसेप्ट आता है ये वाला, जहाँ पे ना कंपनीज है ना अपने कैश बजट्स बना के रखती है। जैसे 5 साल का बजट बना देती है कि मेरा सेल्स कितना होगा, वो हर साल कितने रेट से बढ़ेगा, कितने ये होगा, कितना परचेस है अभी, वो हर साल कितने रेट से बढ़ेगा, और फिर जो भी मिलता है उनको नेट कैश फ्लो मिलता है, राइट। तो ये चीज समझ लो, तुमको सीपीटी में आएगा शायद, अभी भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ कैश बजट, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब जो होने वाला है उसका अभी से तुम लोग भाप लेते हो, बराबर ना। हम लोग का जब खतरा रहता है किधर, तो हम लोग तुरंत उसको महसूस कर लेते हैं। तो ऐसे ही महसूस करके हम लोग खुद का एक स्टैंडिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश बजट। Will indicate the extent to which cash resources of business were generated and used according to the cash budget. देखो कैश बजट अपने को बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है। कैश बजट की बात कर रहा हूँ मैं, आगे के सालों में भी कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने लगाना चाहिए पैसा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है तुमने कहाँ लगाया, और ओके, इट गिव्स द सॉल्यूशन, इट जस्ट राइट्स द सॉल्यूशन, ऐसा बोलो। क्वेश्चन पूछा भाई मैंने कुछ, तो वो बताता है कि तुमको यहाँ लगाना चाहिए और यहाँ मैं लगा देता हूँ, तो ये एक्ट करता हूँ, ये सिर्फ सॉल्यूशन देता है। तो आप जब देखते हो ना, कंपेयर करते हो दोनों चीजों को, तो आपको पता चलता है कि जो सॉल्यूशन दिया था, जो सॉल्यूशन दिया था उसके हिसाब से एक्ट हुआ है या नहीं।
उसके हिसाब से आपने पैसा लगाया ही नहीं, बराबर। वेयर जनरेटेड एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू कैश बजट, ठीक है। Causes of difference between cash flow statement and cash budget can be analyzed and necessary corrective measures can be taken. अगर इनमें अगर समझ लो कोई डिफरेंस आता है दोनों में, तो आप लोग बोलता है कि आप लोग एनालिसिस कर सकते हो और नेसेसरी स्टेप्स अगर करेक्टिव मेजर्स को लेना चाहते हो वो भी तुम लोग ले सकते हो। चलो, हेल्प्स इन स्टडी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बराबर। हेल्प्स इन स्टडी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, क्या ये भाई कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ जा रहा है, उसका स्पीड है, उसका स्पीड क्या है, मतलब मैं सेल्स करता हूँ तो तुरंत आ जाता है, मैं परचेस करता हूँ तुरंत आता है, या फिर टाइम लैग हो रहा है बीच बीच में, वो ये बताता है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स द स्पीड एट विच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम डेटर, स्टॉक एंड अदर करंट एसेट्स एंड द स्पीड एट विच करंट लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। दिस enables the management to find out true position of cash in future। अगर मेरा डेटर्स टर्नओवर ज्यादा रहा, मतलब डेटर्स टाइमिंग ज्यादा रहा, सॉरी टर्नओवर नहीं, डेटर्स टाइमिंग ज्यादा रहा, तो क्या होगा, डेटर्स का टाइमिंग ज्यादा है तो मेरे को पता है कि आज मैं सेल करूंगा लेकिन मेरे को 3 महीने तक तो कुछ आने वाला है। अगर मेरा डेटर्स टाइमिंग ज्यादा है और क्रेडिटर्स टाइमिंग कम है, समझ लो डेटर टाइमिंग 3 महीना है और क्रेडिटर को मैं 1 महीने में ही पे करना पड़ता है, तो सोचो ना कितना क्रैश क्रंचेस आएंगे, कैश ही नहीं बचेगी। मैं जो खरीद रहा हूँ उसके लिए पैसा दे रहा हूँ लेकिन सेल कर रहा हूँ उसके लिए पैसा आ ही नहीं रहा है। हेल्प्स इन डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन का सबसे पहला रूल रहता है भाई तेरे पास कैश है ना तो ही दे, नहीं है तो मत दे, फालतू का उड़ मत, वही बोला है। Before declaring dividend, the management goes through the cash flow statement asserting the position of cash generated from operating activities, which can be used for payment of dividend। चलो, कैश फ्लो टूल ऑफ प्लानिंग है भाई, प्लान करते आता है तुमको कि आगे अपने को कैश कितना लाना है, कितना निकाल देना है, वो सब। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग, ठीक है। Cash flow statement can be used for projecting future investing and financial plans by the management of a business enterprise। समझ रहे हो भाई, वो प्लानिंग करने में हेल्प करता है, जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है ना वो सब। फिर बोलता है यूजर्स क्या क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल टूल ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड हेल्प्स टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। मेनी क्वेश्चंस कैसे भाई, तुम्हारी पहले तो लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी मतलब तुम लोग पे करने लायक हो या नहीं, जो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा उसमें कैश का पोर्शन कितना और वो पोर्शन कितना ऊपर गया है, बराबर। और इवन दो कैश कम है लेकिन तुम्हारा नेट प्रॉफिट ज्यादा है या नहीं, नेट प्रॉफिट और कैश का भी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। कैश बैलेंस क्यों बढ़ जाता है, अगर नेट लॉस रहा तो कैश बैलेंस भी नेगेटिव में जाना चाहिए, लेकिन कैश बैलेंस क्यों ऊपर आ जाता है, क्यों बढ़ जाता है वो भी बताया गया है, वो भी आप देख सकते हो क्यों होता होगा ऐसा, दिमाग लगाओ। क्योंकि पूरा सेल्स परचेस का जो है खेल है वो खेला जाता है क्रेडिट पे, और क्रेडिट भी हम लोग पीएनएल में दिखा देते हैं लेकिन कैश में से माइनस होता है क्या, नहीं होता है। तो इसकी वजह से कैश तो बच जाता है लेकिन नेट लॉस होने लग जाता है, ये उसका रीजन है। हाउ द वर्किंग कैपिटल नीड्स वेर मेड बाय फंड जनरेटेड फ्रॉम करंट पोजीशन, करंट ऑपरेशन। जो फंड जनरेटर है, वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, याद है ना, याद है सबको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो बीच का जो पोर्शन है वो फंड मैनेजर कैसे जनरेट करता है, मतलब फंड मैनेजर कौन, कैशियर, कैशियर कैसे जनरेट करता है वो अपने को पता चल जाएगा। और फर्म कैसे एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करती है, एक्सटर्नल सोर्सेस यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद में तुम्हारे पर्सनल लोन, प्राइवेट लोन, समझ रहे हो ना। मैंने से मतलब प्रयास से कोई लोन ले लिया तो ये कौन सा हो गया, पर्सनल लोन हो गया। मौसी पंखा बंद कर दे, राइट। फिर फर्म ने अगर सॉरी फर्म ने क्या तुम्हारे नॉन नॉन करंट एसेट्स बेच दिए क्या, मतलब
देखो अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है। कौन से यूजेस है, मतलब कौन से क्वेश्चंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट आंसर कर देगा देख के। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी है कि नहीं, बराबर। अगर प्रॉफिट ऊपर जा रहा है तो कैश डिक्रीज क्यों हो रही है, क्यों होती होगी ऐसा? क्योंकि हम लोग परचेस करते क्ैश में और सेल करते क्रेडिट में, तो होगा ही ना उस चीज का। परचेस कैश में करते, परचेस दे देते, पैसा दे देते, सेल्स क्रेडिट पे करते, तो आएगा, आएगा भी लेट ना, बराबर। सेकंड देखो, कैश बैलेंस इज इंक्रीज्ड इवन इफ देयर इज अ नेट लॉस। बताओ क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि उल्टा होता होगा, हम लोग परचेज जो है वो क्रेडिट पे करते हो, सेल्स जो कैश पे करते हो, या दोनों क्रेडिट पे करते हो, लेकिन दोनों का गैप डिफरेंट होगा। या 3 महीने बाद पेमेंट करना होगा परचेज को, और लेकिन सेल्स का मैं 1 महीने बाद ही मांग लेता हूँ लोगों से। वर्किंग कैपिटल फंड जनरेटर ने कैसे क्या मेंटेन उसके सेटिस्फाई किए उसको ही पता है, ठीक है। वो भी अपने को पता चल जाता है कैसे वर्किंग कैपिटल कैसे वो कर सकता है। एक तो इंटरनल लोन बना सकता है, या तो एक्सटर्नल लोन ले सकता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। इंटरनल अगर करना है तो शेयर इश्यू की होगी, कुछ किया होगा उसने साले ने, वो पता चल जाता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पता चल जाते हैं कौन से अपन यूज किए, वो एक्चुअल में अपना पर्पज है वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं है, वो सब पता चलता है। डिड द फर्म सेल एनी ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बेची है या नहीं बेची है, ठीक है, मतलब बड़ी एसेट्स, अपने एसेट्स बड़े वाले। अब आगे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो। अपन 11th में पढ़ा था, AS3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट should be presented in a manner that it reports in flows and outflows of cash by classifying business transaction for specific period in 3 categories। चलो ये क्या बोलते हैं, AS3 बोलता है कि तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। कैसे तुमको पता लगा कि कैश फ्लो इन कैसे आ रही है और कैश फ्लो आउट कैसे जा रहा है। इन मतलब बाहर का कैश अंदर आना, आउटफ्लो मतलब अंदर का कैश बाहर जाना। और ये कैसे पता चलता है, तो पूरे कैश फ्लो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बात है, देख लो है, क्या कर सकते हैं। चलो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट लिया हमने, शॉर्ट ब्रेक लिया, ठीक है। चलो कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या है, मैंने 3 चीजें बताई थी। 3 चीजें क्या है, पहले तो वो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या क्या है बता मेरे को। कैश फ्लो फ्रॉम, ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या है फिर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सॉरी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल, CIF। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, बताओ मेरे को, क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, बताओ क्या क्या आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आप जो डेली का जो कुछ कर रहे हो ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। सेल परचेज ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। अगर ऐसा भी बोलूं तो भी चल जाएगा। देखो आपको स्टार्ट करना होता है नेट प्रॉफिट के साथ, बराबर। आपके पास बहुत सारे है ना नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, मैं एक बार वापस चालू करता हूँ। अरे यार पूरी बैंड बजी पड़ी बॉडी। चलो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखो मैंने 3 बताए थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो पहले तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये याद कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या है ये, OIF,
ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है? जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है कुछ तो, बराबर है, समझ रहे हो, उसमें से अपने को क्या इनकम आ रहा है? एसेट्स अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स है। जहां मैंने, अगर बिल्डिंग भी मेरी इन्वेस्टमेंट है भाई, भले मैं काम में ले रहा हूँ बिल्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा, मनी इज इन्वेस्टेड इन माई बिल्डिंग। अगर वो बेचता हूँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरा ऐड हो जाएगा कैश फ्लो। अगर कोई नई बिल्डिंग या एसेट खरीदता हूँ तो क्या होगा? माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। चलो बढ़िया है, बराबर है। अभी आपको इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में शेयर्स, किसी को लोन दिया है, किसी को कुछ दिया है, तो उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड देते हैं, बराबर। तो वो क्या हो गया आपका? इनकम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनकम तो नहीं बोल सकते, कैश फ्लो आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है मेरे पास। चलो, जो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करते हो वो आ रहा है तो ऐड होगा, जा रहा है तो निकल जाएगा अपने से, बराबर। अपने पास से निकल जाएगा, लेस हो जाएगा कैश फ्लो एक्टिविटीज में से भी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सारी लाइबिलिटी, सारी मतलब जो फिक्स लाइबिलिटी है ना, जहाँ पे तुमने किसी से लोन ले लिया है, किसी को लोन रिपे कर रहे हो, शेयर्स क्या बोलते हैं उसको, इश्यू कर रहे हो, या शेयर्स को रिडम कर रहे हो, बराबर ना। देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर, शेयर्स का मतलब सब पता है, आपको पता है, शेयर शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अगर आप लोग शेयर इशू कर रहे हो, आप कंपनी हो और शेयर इशू करते हो, तो क्या आता है? पैसा आता है उसके अगेंस्ट में। और अगर डिबेंचर कर रहे हो, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन जो आप आम पब्लिक से लेते हो। किससे लेते हो? आम पब्लिक से, बराबर, समझ रहे हो। तो डिबेंचर्स इशू किया तो क्या आएगा? पैसा आएगा। लोन बोरो किया तो क्या आएगा? पैसा आएगा, बराबर। अभी उल्टा कर लो, लोन रिपे कर रहा हूं, पैसा जा रहा है। फिर क्या बोलता हूँ? वो लोन के ऊपर, सबके ऊपर मैं इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ या डिविडेंड पेमेंट करता हूँ शेयर्स के ऊपर, पैसा जा रहा है। वो जो शेयर्स और डिबेंचर्स है ना, अभी वो भी निकाल दिए, तो क्या हो गया? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स, खत्म। नेट फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बराबर। फिर ये दोनों जब आ जाते हैं ना, तीनों जब आ जाते हैं, ये तीनों का ये हो गया, देखो, एक, दो, तीन। उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग कैश ऑफ बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? बैंक और कैश आती है, बराबर, समझ रहे हो। कैश, कैश ऑफ बिगिनिंग, तो तुमको मिल जाती है कैश एट द ईयर एंड। चलो, अब बड़ा हाथी को पकड़ते हैं। बड़ा हाथी मतलब कौन? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे इजी। पीएनएल की सारी चीजें आग बंद करके इसके अंदर डाल दो। देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं अपन। नेट प्रॉफिट, उसके अंदर है ना अपन नॉन कैश या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये करते हैं। नॉन कैश मतलब जो अपन ने कैश में नहीं पे किया हो, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के लिए कैश भरते क्या? अपन नहीं भरते। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स कभी कैश में होते हैं क्या? नहीं होते, बराबर। उसको बोलते हैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशंस के लिए पे नहीं किए। अब आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते हो किसी को, बोले कैश में जा रहा, किस में जा रहा, लेकिन वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या? समझ लो तुम्हारी कोई दुकान है, तुम किराना वाले हो और किसी उधार ले और वो इंटरेस्ट पे करो, तो ये ऑपरेशन के रिलेटेड नहीं था तुम्हारा खर्चा। ऑपरेशन के रिलेटेड क्या होगा? दुकान का रेंट, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बिना तुम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हो। लोन के बिना भी ऑपरेशन कर सकते हो, ऐसा माना गया है, बराबर। खुद के बोलते ना, हर एक चीज का अगर किधर अल्टरनेटिव रहना और उससे ऑपरेशन हो सकता है तो हो सकता है ऑपरेशन, बराबर। लॉस ऑन एसेट नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है ऊपर से भी, नॉन ऑपरेटिंग ये चीज। आप रेगुलर ऑपरेशंस में एसेट्स बेच के कमाते हो या गुड्स बेच के? क्या क्या बेच के कमाते हैं अपन? गुड्स बेच के। तो एसेट बेचना इज नॉन ऑपरेशंस। चलो, और अगर प्रॉफिट हो गया तो लेस कर दो। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इधर नहीं आएगा। ये क्यों नहीं इधर आएगा? क्योंकि इधर से माइनस हो जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा, बराबर। इधर से माइनस कर देना आप लोगों को। फिर आती है ये, ऐड करो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को, ऐड करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को,
बराबर, लेस करो इंक्रीज इन करंट एसेट्स को और लेस करो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को। ये क्या बोलता है? देखो, पहले आपके क्रेडिटर्स जो थे और ये क्रेडिटर्स, ठीक है, वो कितने थे? 100। अभी कितने? 120। इसका मतलब क्या? पहले आपकी कैश होल्डिंग कैपेसिटी कितनी थी? 100 रुपया। फिर मेरे को 100 रुपये पे करना पड़ता था, तो आज कैश होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 120। तो मेरे को 120 का कैश होल्डिंग मिल रहा है, मतलब मैं कैश उतना मेरे पास रख के मैं उधारी पे माल खरीद रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो मेरी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, बराबर है। लेकिन लेकिन मेरा कैश फ्लो कितना हुआ? कैश फ्लो कितना हुआ? कैश फ्लो तो 120 का हुआ, क्योंकि उतने मैंने बचा लिए। क्या हुआ? ठंडी बज रही है। कैश फ्लो उतना 120 रुपीज बचा लिया, तो करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो क्यों ऐड कर रहे हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, 120 रुपीज क्यों अपन ऐड कर रहे हैं? ओके, चलो क्यों करते हैं अपन, जरा लॉजिक समझते हैं। देखो, पहले जो क्रेडिटर था उसको 100 रुपए देते थे, मतलब 100 रुपए उसका बैलेंस था, और अभी 120 है, तो आपकी कैश होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 120। पहले 100 रुपया देना पड़ता था, अब 120 रुपया, मतलब 20 रुपए से आपकी कैश होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब कैश रिटेन होना बढ़ गया। इसके लिए आप करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर देते हो। चलो बढ़िया है। सेम 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 एक एग्जांपल लेते हैं। समझ रहा है? तो ये समझा ना तेरे को कैश होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? चलो, अभी एक और क्रेडिटर है, क्रेडिटर इधर 80 है और इधर 70 है। तो भैया पहले तो मैं 80 रुपए होल्ड करके रखता था, अब मेरे को 70 ही मिल रहा होल्ड करने के लिए, तो 10 रुपए का क्या हो गया? कैश आउटफ्लो हो जाएगा अपने आप, तो ये माइनस हो जाएगा। बराबर। फिर डेटर्स का सेम ले लो। डेटर्स 100 था, अभी 120 है। नुकसान हो रहा है ना यार, मेरे को 20 रुपए लेट मिल रहा है इस बार। उतना मेरे को वर्किंग कैपिटल मेरे खुद से डालना पड़ेगा, बराबर। मुझे वर्किंग कैपिटल मेरे खुद से डालना पड़ेगा, ये मेरा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं लेस करूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट को लेस करूंगा। यही जगह पे मैं यहाँ पे कर दूं 80, तो बताओ कितना क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि भाई मेरे को 20 रुपया मिल जा रहा है अभी। जो पहले होल्ड हो रहा था, अभी 80 रुपया होल्ड करता, अब मेरे को 20 रुपया मिल जाता है। वो मेरे क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल में एड ऑन कर रहा है मेरे लिए, बराबर है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? डे टू डे आपका बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल लगता है ना, वो कैपिटल कहाँ से आता है? डेटर से आता है। और जो क्रेडिटर वेडिटर को पे करते हैं, उसके बाद का जो डिफरेंस बचता है वो आपका वर्किंग कैपिटल है, जो जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पूरा ध्यान देके आप बिजनेस चल रहा है आपका, वही। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इजी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज मतलब मेरा पैसा अटका रहने वाला है, बराबर है। क्रेडिटर साला नहीं है, सॉरी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मतलब मैं लोगों का पैसा अटकाने वाला हूँ, तो ऐड कर लो। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब मेरा पैसा लोग अटकाने वाले हैं, मुझे पैसा मिलने नहीं वाला है। मेरा वर्किंग जो कैपिटल है उसमें लफड़े होने वाले हैं, तो लेस कर दो। डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब भाई अब लोग है ना मेरे को फटाफट पैसा दे देंगे, जो वो ऐसे लटका के रखते थे वो लटका के नहीं रखने वाले, तो ऐड कर दो। और डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब मेरा भी पैसा लटकने वाला है अभी, तो लेस कर दो। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट आर ऑलवेज एडेड। ऐसा याद कर लो, इंक्रीज इन करंट एसेट ए करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस हो जाते हैं। एक इंक्रीज डिक्रीज, एक डिक्रीज इंक्रीज, मतलब क्या है ना कि तुम लोग सिर्फ इतना याद रख लो, मैं वो बता रहा हूँ, याद रख लो। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज
ऐड होता है, बराबर है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होता है, बराबर। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, एक तुमको वो बना के देता हूं, हम लोगों ने कैसे याद किया था, नहीं, हाँ, एड लेस, एड लेस। देख, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एक ही चीज याद रखनी है, क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, बराबर है, बराबर है। उल्टा क्या होगा, इंक्रीज, नहीं नहीं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस हो गया। फिर इधर आ जाओ, अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है, लेकिन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, करंट एसेट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ऐड होगा, देख लो। ए सॉरी 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 सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मैंने अपने फॉर्मूले, अपने स्कूल टाइम के फॉर्मूले में कुछ तो गड़बड़ कर दी। फिर से सॉल्व करके, फिर से सॉल्व करके, डरेगी नहीं, डरेगी नहीं, डरेगी नहीं। देखो, 4 कॉलम बना देने के फटाफट माइंड में, ठीक है। इधर ऐड लेस, ऐड लेस, बराबर। इंक्रीज इन करंट एसेट वो तो याद ही रखना है, बराबर। इधर क्या आएगा फिर, इंक्रीज इन करंट एसेट, इधर आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, अभी समझा, बराबर। फिर इधर से ऐसा जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई रे। हाँ, हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट लेस होगा, लेस होगा, लेस होगा ना, ए ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा। कंफ्यूज हो गया क्या तू, मैं खुद हो गया, इसके लिए वापस से करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट ही सब लोग सिखाते हैं, आज तो एडिटिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, तो हम लोग मजाक उड़ाएंगे, इसको नहीं आता। चलो, तो एक फॉर्मेट था हमारे स्कूल टाइम का, मतलब कॉलेज टाइम का, इधर ऐड लिखते थे, इधर ऐड लिखते थे, इधर लेस लिखते थे, इधर लेस लिखते थे, और जाता फॉर्मेट ऐसा है, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, इंक्रीज है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाएगा, बराबर। डिक्रीज इधर आ गया तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाएगा, इधर अगर इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा लायबिलिटी, तो क्या हो गया, लेस हो गया। तुमको इतना ही करना है, तुम ऐसा जाओ या ऐसा जाओ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा, डिक्रीज इन करंट या तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो जाएगा। चलो यही चीज है, ऐड हो जाएगा, सॉरी यही चीज है। तो इसके साथ हम लोग फॉर्मेट खत्म करते हैं, कल अपन स्टार्ट कर लेंगे इसके सम्स। ये देखो, फिर क्या होता है, इधर जो भी आता है ना, उसका प्लस माइनस सब होके इधर निकलता है बाहर, फाइनल फिगर, ये भी, ठीक है, और ये भी, ये तीनों का एडिशन ये होता है, ये वाला, बराबर। और इसमें अपन ओपनिंग ऐड कर देते, आपको क्लोजिंग मिल जाता है, कैसे जादू जैसा होगा ना, जादू कैसे होती है वो कल देख लेंगे, बहुत इजी, बहुत इजी। एक सम सॉल्व कर लेते, चल। ओपनिंग कैश बैलेंस नीचे आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा ही नहीं, इसके साथ तो मैच करना है अपने को, यही लिख देगा तो खत्म ही हो जाएगी ना बात। डिक्रीज इन स्टॉक ऐड होगा, बराबर, चलो ऐड किया मैंने, बराबर। इंक्रीज इन बिल पेबल लेस हो जाएगा, बराबर। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब
ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड मतलब वो इसमें आएगा तेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश तो ऐड ही हो रहा है तो ऐड होगा। मैं शॉर्टकट में सिखा दे रहा हूँ। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट मतलब पेमेंट जा रहा है इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से लेस हो जाएगा वो उतना अमाउंट। नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग में जो तो इन्वेस्ट करता है वो, लोन तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन तो लिया है, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। नेट प्रॉफिट इसमें ये सब एटलेस करना है। चलो देखते हैं, 4,000 प्लस 16,000 20,000, 20,000 माइनस 4,000, माइनस 4,000 प्लस 60,000 56,000, 56,000 माइनस 1 लाख। नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है फिर। 44,000 एक से 4,000 प्लस 16,000 कितना हुआ 20,000 प्लस 60,000 80,000, 80,000 है फिर नहीं 80,000 हो गया, 80,000 हो गया माइनस 1 लाख, माइनस 20,000 माइनस 24,000 माइनस माइनस 44,000, तो माइनस 14,000 का आना चाहिए रे। कुछ दिया है क्या और इसके अंदर? नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 16 और 24, इसने 40 ऐड क्यों किया? 40 उसका एडिशन है। नहीं डिक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज इन बिल्स पेबल, अच्छा ये एडिशन है, ये सॉरी सॉरी ये एडिशन है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है ना, और डिक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये दोनों एडिशन है। इंक्रीज इन करंट एसेट लेस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट અને इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नहीं 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 गड़बड़ हो रही है यार। सही है ना? नहीं नहीं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, और इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज लेस, लेस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस, नहीं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस। हां लेस, दिमाग का दही कर दिया ना इसने। इसका ना लॉजिक से समझिए, मतलब ऐड लेस से अच्छा है ना लॉजिक लगा के कि भाई मेरे पास ज्यादा कैश आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। मेरे पास लग रहा है कि मेरा कैश में कोई तो मेरे को एड़ा बना रहा है, समझ रहे? पिछले साल मैं 100 का ही क्रेडिटर देता था, आज मैं 120 का दे रहा हूँ, तो मतलब मैं एड़ा बन रहा हूँ, बराबर है? तो मेरा लाइबिलिटी कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ऐड हो जाएगा, बराबर है ना? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस। देख इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस, ये हो गया। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देख इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो इसका ऑपोजिट दो साइड से ऑपोजिट निकलते बराबर है इसके, एक तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और एक आता है डिक्रीज इन करंट एसेट। तो अगर ये ऐड हो रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये माइनस होगा, बराबर? ये ऐड हो रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये माइनस होगा, और इसका ऑपोजिट क्या आता है, करंट एसेट। हो गया ना भाई, सॉर्टेड। सिर्फ तेरे को करंट लायबिलिटी ऐड होती है, खत्म, उतना ही देखना है, देख ले डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हाँ ऐड हुआ ना। नहीं नहीं यार क्या फालतू वाला रूल निकाला है बे। हाँ इंक्रीज इन करंट, अच्छा ये ऐड होता है क्या? दिमाग मत ले, टेंशन मत ले, अपन कल वापस से कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेगा। तेरे को समझ गया? मेरे को नहीं समझ रहा। देख इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट लेस, अरे ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस। चलो बढ़िया है, तेरे को समझ गया, मेरे को भी नहीं समझा।
करंट लायबिलिटी, इसका एक फॉर्मूला है, बहुत तगड़ा वाला फॉर्मूला है, जिंदगी में भूलेगा नहीं। अब मैं जिंदगी तो चल रही मैं भूल गया, ऐसा नहीं है। करंट लायबिलिटी करंट एसेट, ऐड माइनस माइनस, increase in current liability add, decrease in current asset add, decrease in current liability minus increase in current asset minus, खत्म हो गया, समझा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, तेरे को वही ध्यान रखना है, फिर ऐड का है ना इधर और एक प्लस लिख ही देने का, और उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट, इसको अपोजिट करते जाने का। ये देख ऐसा ऐसा करने का, देख सबसे पहले आप भी समझा, अभी अरे हम लोग पहले पीछे जाके लिख लेते थे क्वेश्चन पेपर के, मतलब टेंशन नहीं आया बाद में। तेरे को क्या करना है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट बराबर, नीचे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ये इंक्रीज हुआ तो स्वाभाविक सी बात है ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हुआ तो स्वाभाविक सी बात है डिक्रीज होगा, ऑपोजिट है, दो साइड के ऑपोजिट निकल रहे थे बराबर, और ये इंक्रीज हो जाएगा। तेरे को इधर प्लस लिखना है, इधर प्लस लिखना है, इधर माइनस लिखना है, इधर माइनस, खत्म। सो मेरा स्कूल टाइम का एक फॉर्मेट था, वो तुमको अभी बता देता हूँ, ठीक है। वो स्कूल टाइम का फॉर्मेट में बताता हूँ, ये जिसको जिसको ध्यान में नहीं रह रहा होगा उसको, ये देखो आपको लिखना क्या है, इधर करंट एसेट लिखना है बराबर, इसके इधर करंट लायबिलिटीज लिखना है, और करंट लायबिलिटीज आपको हमेशा याद रखना है कि ऐड होगी बराबर, इंक्रीज वाली। करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, इसका एक ऑपोजिट इधर आएगा करंट एसेट बराबर है, ये इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रहा है, ये ऑपोजिट है ना, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इसका और एक डिफरेंस इधर आएगा, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ एक ऑपोजिट आएगा, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ को एक काम करो, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ माइनस लिखो। मैंने लॉजिक से भी समझा दिया है, तरीके से भी समझा दिया है, बाकी आपके ऊपर है। लॉजिक से क्या समझाया था, करंट लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद से वर्किंग कैपिटल में कैश लानी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल में कैश लानी पड़ रही है, बाहर से कैश आ रही है, ये देखो बाहर से कैश आ रही है, क्यों, पहले ये जो करंट लायबिलिटी थी ना वो 100 थी, अब 120 हो गई, मतलब मेरे 20 रुपए ज्यादा अटक रहा है, साला मेरे को करंट लायबिलिटी के लिए, मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लाना पड़ेगा कहीं से, इसलिए ऐड कर रहे हैं उसको, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, इसलिए वर्किंग कैपिटल में ऐड हो रहा है। सेम करंट एसेट में डिक्रीज आ रहा है, करंट एसेट में डिक्रीज आ रहा है, मतलब पहले ना 100 थे, अभी डेटर्स 80 है, मतलब कि मुझे टाइम पे पैसे मिल जा रहे हैं, समझ रहे हो, टाइम पे मेरे को 20 रुपए मिल जा रहे हैं, तो भी मैं ऐड करूंगा, बिकॉज मिल जा रहे पैसे तो वर्किंग कैपिटल में लगेंगे, इसलिए ऐड हो जाएगी। फिर बोलते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, अभी ये जो 100 था पहले, अभी ये 120 हो गया, पिछले साल के हिसाब से 120 हो गया, तो 120 हो गया, मतलब 20 रुपए अटक रहे साले मेरे, तो उतना मेरे को कैश कम यूज करने मिल रहा है, तो माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मतलब लेस, मतलब पहले 120 था अब भी 80 है, तो मेरे को पैसे लाने की जरूरत नहीं है, पहले इसके बहुत सारे, तो मैं लेस कर दूंगा उसको, ये उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक बहुत फालतू है, मेरे को भी पता है, बट रट्टा तो मारना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट तुम लोग कॉपी कर लेते, अभी चले गया, पीछे जाके पॉज कर लेना, और आगे हमारी वीडियोस आती रहेगी, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, ठीक है। चलो थैंक यू। हंसो गाइस, कल हमने इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, OIF, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो चीज आती है जहां तुमने लोन लिया है किसी से, ये तो दे रहे हो, तो वो चीज एडलेस होती है, जैसा भी कैश पे इफेक्ट आ रहा है वो चीज एडलेस होती है, चलो ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट जहां करते हो, बराबर है, ये इन्वेस्टमेंट जहां भी करते हो और उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या आप परचेस कर रहे हो कोई एसेट, देखो इंटरेस्ट आ रहा है और सेल कर रहे हो एसेट को, तो वो ऐड हो जाएगा, और लेस क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, चलो ठीक है। बड़ा खिलाड़ी ये है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना होता है, उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग या तो नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस ऑन एसेट्स हो गया, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है ना। इंटरेस्ट पेड जो है वो आप लेके जाओगे फिर फाइनेंसिंग में, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, लोन लेते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है। इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी नॉन कैश है, इसके लिए हम लोग ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये यहां से माइनस करके, बराबर, हम लेके जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बराबर, ये प्रॉफिट भी क्या चीज है, सेल ऑन एसेट की, नॉन कैश है, इसके लिए इसको इधर से माइनस करते, कहीं लेके नहीं जाते। फिर हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो देखो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, ये दोनों ऐड होते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन एसेट ऐड होते हैं, बराबर। डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स लेस होते हैं, बराबर, हमने एक फॉर्मेट भी सीखा था, यहाँ पे लिखो ऐड लेस, ऐड ऐड, इधर लेस, इधर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट, बराबर, यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन करंट एसेट, ये वाला फॉर्मेट था, बहुत प्यारा फॉर्मेट था। चलो ठीक है, चलो अभी हमने फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था, ये वापस से एक बार सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद क्या होता है, इसकी टोटल लो, ये कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फिर आता है टोटल कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, उसके अंदर अपन ऐड करते हैं कैश ऑफ बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, और बैंक ऐड करते हैं, उससे अपने को मिलता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। चलो बढ़िया है, अभी आगे देखो इलोस्ट्रेशन, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का तो बाद में ही काम आएगा, अपने को अभी टेंशन नहीं लेना है, ये तो फाइंड करना है, इससे तो मैच करना है, ये लेके तो कोई काम नहीं है। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बराबर, ऐड। इंक्रीज इन बिल्स पेबल ऐड होगा, बराबर, करंट लायबिलिटी ऐड हो रही है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड हो जाएगा, ऐड। नहीं वैसा नहीं, उससे वैसे मत सोचो, इसको तुम लेके जाओ इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो ये ऐड हो जाएगा ना, बराबर। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का देख रहे हैं अपन, सीएल और सीए, ये तो फिक्स एसेट्स है ना, इसको लेके जाओ इसमें, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, बराबर। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन जो है ना वो पे कर दिया, मतलब कैश बाहर जा रहा है तो लेस हो जाएगा, बराबर। लॉन्ग टर्म लोन भी क्या है, करंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और नेट प्रॉफिट 4,000, इसमें ये सब कुछ कांड होगा, तो 4,000 प्लस 16,000 कितना हुआ, 20,000, 20 प्लस 24 44, 44 प्लस 60 44 प्लस 60 1,04,000, उसमें से 1,00,000 चले गया, 4,000 बचा, उसमें अपन ऐड करते हैं 3,000, तो 34,000 का क्लोजिंग आ गया, समझ रहे हो ना। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ठीक है। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन बिल पेबल दोनों ऐड हो गया, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होता है, और करंट एसेट घटते हैं तो ऐड होता है। चलो बराबर है, बराबर है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल्स कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश अंदर आएगी तो ऐड होगा, बराबर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये 1,00,000 रुपया रिपे किया है अपन, इसलिए लेस होगा, बराबर है। तो ये देखो 1,00,000 बचा, कितना, 4,000, उस पर 30,000 ऐड किया, 34,000। अभी इसमें क्या करना है आपको, ये देख के रखा है, तो क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अपने को, 2 साल का बनाना पड़ेगा, मतलब सॉरी 1 ही साल का बनेगा, 19 का,
बराबर, ये 18 के कैश से ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा इसके लिए, बराबर है कि नहीं। और अपन चेंजेस भी इससे ही देखेंगे, चेंजेस कितने आ रहे हैं। बराबर है, चेंजेस कितने आ रहे हैं वो भी इससे ही देखेंगे। इधर आ जाओ, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है, ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स है, बराबर, ये भी फिक्स एसेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट करंट लाइबिलिटी है, और ये क्या 30 और 45 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बराबर है ना। एक साल से ज्यादा चलेगी, एक ऑपरेटिंग ईयर से ज्यादा चलेगी। चलो मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, किस में जाएगा। हो गया, दिमाग पे जोर लगा के, कैपिटल किसी में जाएगा ही नहीं। यह बताओ, नेट प्रॉफिट का फिगर दिया है तुम लोगों को, लेकिन नेट प्रॉफिट तो जरूरी है। तो मैंने एक बार बताया था, मतलब बताया कि अपन ने सॉल्व भी की 11th में, ये सारे सम 12th में भी करने वाले हैं आगे। नेट प्रॉफिट जो अपन कैपिटल में डालते हैं, याद है ना, एड नेट प्रॉफिट। तो ये देखो 148 पिछले साल था 149, मतलब नेट प्रॉफिट क्या होगा अभी, 1000 नेट प्रॉफिट। चलो मैं क्या करता हूँ ना, एक सॉल्व ही कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ में। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले क्या लिखो, नेट प्रॉफिट। तो क्या लिखूंगा, 1,49,000 माइनस 1,48,000, कितना आया, चलो बढ़िया है। अभी ये हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स वेटर्स सब उड़ा देने के पहले, क्यों क्यों ऐसा करने का, क्योंकि ये करंट एसेट्स है, मतलब यहाँ लिख देगा चेंजेस इन वर्किंग, या तो एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बराबर, ये लिख देने का 3-4 जगह छोड़ के, तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट लेस increase in current asset less decrease चलो या देखो, अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले करंट लाइबिलिटी ले लेते हैं, छोटू सा है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000 और 41,000, तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो किधर डालूं मैं, इधर, और ये छोटा सा वर्किंग बनाने का इसके आगे, इंक्रीज हो रहा है ना, टेंशन में क्यों दिख रहा है, मतलब हम लोग अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा अपन लोग अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर दे रहे, बराबर है ना। नहीं तो इधर काम होता तो समझ जाते कि वर्किंग कैपिटल से निकाला जा रहा है पैसा, फिर आता है स्टॉक में, लॉन्ग टर्म इधर नहीं आएगा, स्टॉक में क्या हो रहा है, 25 से 22 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो इधर आ जाएगा, बराबर। चलो
फिर डेटर्स क्या हो रहा है, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो नीचे आ जाएगा। मतलब डेटर्स है ना साले मेरे को पैसा नहीं दे रहे अभी, डेटर्स मेरे को लटका रही है साल में, तो उतना मेरे को वर्किंग कैपिटल में थोड़ा पैसा कम डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। वर्किंग कैपिटल में एडिशन नहीं आ रहा है मेरा। बराबर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में जीरो आ जाएगा। तो देख लो चेंजेस कितना आ रहा है, 5,600। अभी इसमें कितना है, 10 प्लस 1,000 रुपये का प्रॉफिट। बराबर, समझ रहे, बराबर आ रहा है अपना। हजार 400 बराबर। इनका एडवर्स क्यों आया, नहीं एक सेकंड, मैंने कहा का लिया ये, अच्छा ये बराबर है, बराबर है 5,600। चलो ठीक है, अभी आ जाओ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर कभी ऐसा हो सकता है क्या, इन्वेस्टिंग की जगह हम लोग ऑपरेटिंग लिखे, ऑपरेटिंग की जगह इन्वेस्टिंग लिखे, फिर वो तुम्हारा सर भी 10 की जगह 0 लिखने में कमी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़िया। बिल्डिंग 5,000 की खरीदी है क्योंकि 50,000 था, अभी 55,000 है, मतलब कैश फ्लो जा रहा है, लेस परचेज ऑफ मशीन, नहीं रहे बिल्डिंग, बिल्डिंग अच्छा मशीनरी भी परचेज किया है तो 6,000 परचेज, ये सेम कॉपी। 5,000, चलो अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, बराबर। लैंड का क्या है, 30,000। अरे इधर वर्किंग लिखने की है, जैसे कि ये 36,000 माइनस 30, नहीं 30 माइनस 36 ना, नहीं ना, हाँ तो माइनस में ही है ना, लेस कर रहे हैं ना, यहाँ 50,000 माइनस 55,000, ये भी माइनस में आएगा ना, तो माइनस में ही कर रहे हैं ना अपन। ये कितना है, 20,000, तो कितना होगा गाइस, -10,000। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो 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 चलो। तो अब क्या क्या हो गया, ये झाला हे झाला हे झाला, कैश बची है ना सिर्फ, चलो मतलब मैक्सिमम चीजें हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बची है। अभी क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चलो कितना आता है,
इज इक्वल टू सम 21,000 रुपये माइनस में आता है। ओहो बढ़िया है। माइनस चाहिए था, माइनस लिखना भूल गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद। कैश फ्लो फ्रॉम हाँ सॉरी कितना है? देखो मिला कि वापस दिया अपन ने 45,000 का, तो उतना पैसा आ रहा है ना। तो ये 15,000 ऐड हो गया। हाँ चलिए, तो ये हो गया नेट इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग ए नेट कैश फ्लो। अभी ये देखो यहाँ से तो कैश फ्लो आ रहा है, बराबर है, यहाँ से कैश फ्लो आ रहा है, तो अपन ने लिखा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब यहाँ कितना गलत लिखा है अपने, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो आ रहा है कि जा रहा है? तो यहाँ हम लोग लिखते हैं यूज्ड इन। अगर जहां नेगेटिव फिगर आ गई ना वहां जाएगा यूज्ड इन, तो ये आ गया इधर 15,000, बराबर। ये क्या है? यूज्ड इन करंट ईयर, इधर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? ओपनिंग बैलेंस 4,000। ये क्या है? टैली हो रहा है? बस छाप लो फटाफट। चलो अभी नेक्स्ट। ये तो दो ही सम थे फालतू, मेरा रह गया ये वाला, मैं तुमको होमवर्क देने वाला था, जान दो अभी। चलो रेशियो एनालिसिस, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियो मतलब क्या? रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियो। देखो एक मैथमेटिकल नंबर टाइप्स होते हैं वो जो अपने फाइनेंशियल के काम में आएंगे, टू अकाउंटिंग फिगर्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो। बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल रेशियोज है, बहुत सारे होते हैं, मेरे को तो ध्यान भी नहीं अभी। लेकिन जो फाइनेंस में दो अकाउंट्स को कंपेयर कर दे ना, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दे, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल रेशियो। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, पोर्शंस और परसेंटेज। फ्रैक्शन, पोर्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन पोर्शन मतलब 26.66, 27.66, 28.66, उस टाइप का कुछ। और परसेंटेज मतलब परसेंटेज between two accounting figures. The use of different types of accounting ratios to evaluate the financial performance of business is called as ratio analysis. If gross profit of business is 30,000, sales is 1,20,000, तो समझ जाओ 25% तुम्हारा जीपी रेशियो है। ऑब्जेक्टिव क्या है जीपी रेशियो का? क्वांटिटी बताता है, बराबर। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट out the areas which requires more application of arithmetical relationship
टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियोज। चलो ठीक है, ये वाला क्या बोलता है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट आउट द एरियाज, मतलब रेशियो एनालिसिस से तुमको पता चलता है कि कौन सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा है जहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। समझो, फाइनेंस का कैश के साथ, परचेज का कैश के साथ, तो दोनों को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या हेल्प होगी वो तुमको पता था, बराबर समझो। चलो, ratios are helpful for comparative analysis of profitability, liquidity and solvency। रेशो कंपेयर क्या चीजें करता है, कंपेरेटिव एनालिसिस किसकी, प्रॉफिट की, लिक्विडिटी की और सॉल्वेंसी की। लिक्विडिटी पता है ना, जो अपन कैश लिक्विड है ज्यादा, डेटर्स इतने लिक्विड नहीं है, फिक्स एसेट्स तो लिक्विड ही नहीं है, उसको पहले मार्केट में लेके जाके मेरे को बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बराबर। इट हेल्प्स टू नो द चेंजेस ऑकरिंग इन द बिजनेस, बराबर है। जो भी चेंजेस है, जैसे आपने पहले इसमें देखा कि अपन ने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, वो क्या था, चेंजेस इन बिजनेस था। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस यूनिट हैज टेकन, हेलो, त्रास हो गया था इनका, रात को सोने भी नहीं देते, कंटिन्यूस बजते, कल गाड़ी आई थी, कल छुप गए सब अंदर जाके, फिर ऐसे ये लोग ये ला ला के गए तो अंदर रखते, अरे वो नहीं है स्ट्रीट कुत्तों को, तो गाड़ी आती तो अंदर नहीं तो फिर छोड़ देते, तो मैं बोला क्या फालतू गिरी। हेलो, हाँ तो डिस्टरबेंस के कारण ऐसे पकड़ना पड़ रहा है माइक, ठीक है। इट हेल्प्स टू नो द चेंजेस अकरिंग इन द बिजनेस, ओके। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस यूनिट हैज टेकन राइट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ डिसीजंस। ये तो पहले ही पकड़ लिया था अपन ने भाई, ठीक ठाक तुमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए या नहीं। अभी जैसे अपने पहले इसमें आए अपन, तो देखो कितने गलत डिसीजंस लिए गए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसा जा ही रहा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है यहाँ पर। इसके लिए अपन ने 15,000 का लोन ले लिया, मतलब इसके लिए ही लिया होगा ना, बाकी तो क्या है, बिजनेस तो सही चल रहा था, 5,600 का प्रॉफिट भी आ रहा था, राइट, बराबर। रेशियोज इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन की हेल्प में आते हैं। इंटर फर्म मतलब अंदर ही अंदर, सेल्स का कैश के साथ कर लो, राइट, सेल्स का जीपी के साथ कर लो, लेकिन जीपी टू जीपी जब कंपेयर करने की बात है उसको बोलते हैं इंटर फर्म, बराबर। और कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कर सकते हो दो फर्म के बीच में। चलो इसमें इतना ही था। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, अरे ये सब कुछ हो चुका था मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है नहीं हुआ था। बैलेंस शीट में करंट रेशियो आता है, लिक्विड रेशियो आता है, बराबर। इनकम स्टेटमेंट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। कंबाइंड रेशियो में आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बात है सर, कुछ समझा नहीं क्या? ये कल हो गया था, वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बचा हुआ था। देखो, करंट रेशियो मतलब क्या है, दिस रेशियो कंपेयर द करंट एसेट विद करंट लायबिलिटी। तेरे पास तेरी करंट लायबिलिटी वापस करने के लिए कितने करंट एसेट्स है वो बताता है। द आइडियल रेशियो शुड बी 2:1, मतलब तेरे पास दो करंट एसेट्स हैं तो एक ही करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज बताता है अपने को करंट रेशियो। ये रूल है कि 2:1 रहा तो अच्छा है भाई, अगर नहीं है तो तुमको उतना मेंटेन कर लो, तुम्हारे लिए ही फायदा है। विच इंडिकेट्स दैट करंट एसेट आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटी, समझ रहे हैं तू। इफ मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब उसको दिख जाता है कि अगर ये बंदे के पास करंट लायबिलिटी चुकाने तक के करंट एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स मतलब डेटर्स है, तो मतलब लुक्का है ये, भले ठीक है इसके पास प्रॉपर्टी है सब है, बट यार मैं जब बात करता हूँ मेरे को 500 रुपए दे तो ये बोलते हैं हाँ 10 दिन के बाद आना, तो कितनी गलत बात है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है लेकिन 500 रुपए देने में चुक रहा है, तो उसकी सॉल्वेंसी पे डाउट आता है, मतलब कि वो लुक्खा तो नहीं है, उस पर डाउट आ जाता है। चलो, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, चलो ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, चल बाय, बाय टाटा, गया बाय। वो बोल रहा है करंट लायबिलिटी में क्या क्या था, चल ठीक है देख लेते हैं एक बार। करंट एसेट में क्या क्या था, सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल्स मतलब आपके जो पाने भी नहीं रहते ना वो आ जाते हैं। ये भी एक्चुअल में फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है, ये लोगों ने क्यों इधर लिया है क्या पता।
बिल्स रिसीवेबल, अरे सर पूरा देख लिया। कैश एंड कैश बैलेंस, हो इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है पता है? जैसे नहीं, डायरेक्टली तो मार्केट में सेल कर सकता है तेरी सिक्योरिटीज। जैसे शेयर्स हो गए, शेयर्स को भी अभी बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो क्लिक पे ना तेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है और शेयर्स जो है सेल हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बराबर है, जो स्टॉक एंड इन्वेंटरी बराबर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बराबर है। चलो ठीक है, ये सारे तो खत्म। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, साले लोग हरामी होते हैं, लेते नहीं है, तो वो हो जाता है अनक्लेम। समझा? फिर बोलते लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब क्या है ना, अपन ने पहले क्या देखा? लिक्विड रेशियो देखा, बराबर है, राइट? तो उसमें भी तुम लोग कितने लिक्विड हो भाई, तुम लोग छाछ की तरह गाढ़े हो या पानी की तरह लिक्विड हो, वो दिखाता है क्विक रेशियो। हमने पहले क्या किया? पहले हमने निकाला करंट रेशियो निकाला, बराबर है। अभी हम लोग निकाल रहे हैं लिक्विड रेशियो, जिसको अपन लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ क्विक एसेट टू करंट लायबिलिटी इज called quick ratio or asset test ratio or liquid ratio. The asset which can be converted into cash immediately or at short notice are called quick assets. मतलब डेटर्स हो गया, बराबर है। अभी यही एडवांस एडवांस हो गया तो इनको बहुत टाइम लगता है कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि जब तक तो तेरा सर्विस नहीं देता तब तक वो कन्वर्ट नहीं होगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? वही डेटर्स को एक दो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, कि पैसा मांग लो वो दे देगा। कैश तो पहले लिक्विड होती है, बैंक जाके निकाल लो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी ऑन अ क्लिक तुम सेल कर सकते हो। ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर कंसिडर्ड एज, देख स्टॉक तो गलती से भी नहीं, जब तक सेल नहीं होता पूरा स्टॉक तब तक तुम लोग सोचो भी मत कि मेरे को पैसा आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, वही मैं बोला, एडवांस आया है, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, वो भी नहीं कर सकते जब तक सर्विस अपन देते नहीं है तब तक। प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस तो लिक्विड ही होता है। बाकी सब जो है वो उसको बोलते हैं क्विक एसेट्स बोलते हैं। द आइडियल रेशियो ऑफ क्विक एसेट शुड बी 1:1। करंट एसेट्स का कितना था? करंट रेशियो का 2:1, मतलब करंट एसेट्स कितने होने चाहिए? 2:1, बराबर है। मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी 2:1। तो ये क्या बोल रहा है? क्विक रेशियो है ना, ये 1 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। आज कोई तेरे पास से करंट लायबिलिटी को कोई मांगने आए तो तेरे पास पैसा होना चाहिए, लिक्विड एसेट होना चाहिए उसको देने के लिए, ठीक है। Prepaid expenses, advance tax, etc. are excluded because they cannot be converted into cash. Stock is excluded because it is uncertain as to when and how it will realize. समझा? तो देखो, सबसे पहले क्विक एसेट्स या तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो कैसे निकालेगा? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। समझा? समझ रहे? लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लिक्विड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिक्विड नहीं होती है, माइनस एडवांस रिसीव। जब तक एडवांस रिसीव अपन ने किया है तो अपने को सर्विस देना है उसको। जब तक सर्विस देते नहीं है ना तब तक अपना कोई ये नहीं, क्या बोलते उसको, तब तक अपन उसको लाइबिलिटी में गिन नहीं सकते, बराबर। तो करंट एसेट में से दो चीजें एक्सक्लूड होती है, क्या क्या एक्सक्लूड होती है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। और करंट लायबिलिटीज में से क्या क्या एक्सक्लूड होती है? दो चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव। चलो ठीक है। इनकम स्टेटमेंट रेशियो ऑफ टर्नओवर और मार्जिन रेशियो। चलो सबसे ये देख ले, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, टर्नओवर और मार्जिन रेशियो। एक तो उसको मार्जिन रेशियो बोलो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो बोलो या टर्नओवर रेशियो बोलो, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो बहुत पसंद है तो मैं इनकम स्टेटमेंट रेशियो ही बोलूंगा उसको हर टाइम। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द रेशियो मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। तुमने जो सेल्स किया उसमें जीपी मार्जिन कितना था तुम्हारा?
तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था, इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो अपना जो ये रहता है P&L वैसा रहता है, ये पूरा ट्रेडिंग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वालों का रहता है। तो ये पता चलता है कि अगर जीपी रेशियो कम है ना तो समझ जाने का कि मैन्युफैक्चरिंग वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग परचेज ज़्यादा कर रहे हैं या तो फिर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। चलो ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, मान लिया। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो ये भी मान लिया। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये देखो, ये सेल है, बराबर है। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या हो गया, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये सब प्लस होते हैं और ये अकेला बंदा माइनस हो जाता है और इससे मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको नेट सेल्स में से माइनस कर दोगे तो तुमको जीपी मिल जाएगा, राइट। समझ रहे हो भाई। हम्म। अपन ये सम किया भी एक जगह पे, मेरे को ध्यान है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं तो निकाला था अपन ने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अभी निकाला था। नहीं नहीं, इधर नहीं, थोड़ा पहले निकाला था, मेरे को ध्यान है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाँ चलो, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान रहे हो ना। सेल्स में से मैं एक्सपेंस निकाल दूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो बचेगा क्या, जीपी। तो वही वही चीज़ बता रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, मतलब कैसे निकलता है बताया होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं बताता भी हूँ, कहाँ निकाला था, मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा है अभी। अभी निकाला था, एक 3-4 सम पहले निकाला था। ये चैप्टर है, इससे पहले वाला कौन सा चैप्टर किया था अपन ने। नहीं नहीं, कहीं तो भी निकाला, या तो फिर 11th की बैच में कहीं तो भी निकाला होगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ हाँ। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐसा आता है इधर, बराबर। उधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है उधर। ठीक है ना। P&L में ये देखना, ओपनिंग, परचेसेस, डीई और सेल्स, तो दिस माइनस दिस अपने को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। बट अपने को फाइंड आउट करना है जीपी, और अपने को सेल्स दिया हुआ है, तो इसमें से अपन ने क्या निकाला, ये सब निकाल दिया, इसको ऐड कर दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, जीपी मिल जाएगा। वही सेम चीज फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहा है ना, फॉर्मूला थोड़ा देखना पड़ेगा तेरे को, है बहुत इजी रे, है बहुत इजी, वही वही दिमाग से लगाया है, क्योंकि तेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट कितना है गुड्स सोल्ड का, तो ये है भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स ही है, कॉस्ट नो तेरा पड़ा पड़ा सड़ रहा है, बराबर। नेट सेल्स क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स होता है, तो जीपी रेशो क्या होगा, जीपी अपन नेट सेल्स। चलो ठीक है। एक्सपेंस में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, चलो, एक्सपेंस में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस व्हिच आर इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर रूटीन ऑपरेशंस, बिजनेस आर कॉल्ड एज, हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो, expenses which are incurred by business for routine operation, routine operation मतलब डेली के operations के लिए जो expense करते हैं ना, उसको बोला जाता है operating expense। जैसे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, समझ गए। ये सब क्या है, डेली ऑपरेशंस के होते हैं। और फिर आते हैं तेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो ऑपरेशंस के लिए जरूरी नहीं लेकिन वो हो जाते हैं। जैसे लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस फॉर, लॉस बाय फायर, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट इशूड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कंपनी खड़ी करने के लिए जो एक्सपेंस लगते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अच्छा सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो क्या था, वो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी दिखा रहा था कि कैसा मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसा लग रहा है या नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलना चाहिए अपना। अभी आता है नेट प्रॉफिट के लिए कि तुम्हारे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, भाई बिजनेस अच्छे से चल रहा है या नहीं, वो अपने को पता चलता है नेट प्रॉफिट से। जीपी वाले ने तो अपना काम कर दिया, समझ लो जीपी का 50% जीपी निकाल रहा हो, और आप इधर बैठ के 2 ही टक्का निकाल रहे हो, तो प्रॉब्लम तो आई ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ओके, चलो फिर क्या आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। समझ रहे हो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, पता है हमको। दिस रेशियो मेजर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अभी देखो, अभी है ना, ये सब एब्सोल्यूट रेशियो थे, मतलब ये ऐसे आएंगे 2.12, लेकिन ये सब अभी परसेंटेज रेशियो है नेट प्रॉफिट वाले। समझ रहे हो, ये क्या था, इसमें इंटू 100 नहीं करते, इन शॉर्ट इंटू 100 नहीं होता है, इन सब में होता है, ये परसेंटेज फॉर्म में आते हैं। तो देखो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स, राइट, बराबर। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरे को दोनों का मिल जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर और क्या होता है, इनकम डिविडेंड, ये सब जो मिलते रहता है उसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, उससे अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड। तुम्हारी प्लाई वाई की दुकान है तो तुम क्या इंटरेस्ट बेचते हो क्या दुकान पे बैठ के, नहीं ना। compensation received, refund received, profit on sale of fixed asset and investments. Such net profit can be taken before tax or after tax paid. चलो देखो, एक आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, जो और ये नेट प्रॉफिट पे फिर हम लोग मोदी जी को टैक्स देते हैं, ये मोदी जी ये दाढ़ी वाड़ी लगा के इनको अपन टैक्स देते हैं, बराबर है। उससे मिलता है अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट and the net sales. It is usually expressed in the form of percentage and is also known as net operating, मतलब जो ऑपरेटिंग चीजें हैं तुम्हारी, राइट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट में सब आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसमें जीपी लेने का, उसमें से सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देने का। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस रिटर्न्स माइनस कोई डिस्काउंट दिया होगा तो वो चीज आती है। यहाँ का जो नेट सेल्स है उसमें डिस्काउंट भी लेते हैं, अलाउंस मतलब डिस्काउंट्स। और ऊपर का जो था जीपी बाय सेल्स, उसमें अपन डिस्काउंट नहीं लेते क्योंकि वो लोगों ने बताया नहीं, देख लो। तो यहाँ के नेट सेल्स में अपन, क्योंकि चलो एक लॉजिक भी है उसके पीछे क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो अपना नॉट ऑपरेटिंग इनकम है, राइट है। डिस्काउंट किधर दिखाते हैं अपन, इधर दिखाते कि इधर दिखाते, इधर दिखाते ना। और जो पहला वाला जीपी रेशो तो इधर का रेशो है, तो इसमें इसमें यहाँ के आइटम तो लेके ही नहीं, यहाँ के आइटम तो लेके ही नहीं ना, तो दिखती भी नहीं लेते भी नहीं। लेकिन अभी के सेल्स में है ना, ये चीज भी इम्पैक्ट करती है, इसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जब अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हैं ना, तब अपन लेते हैं भाई, समझ रहे हो अभी। चलो फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ये क्या था, ऑपरेटिंग, और ये होता है ये क्या, इट इज एक्सप्रेस द रिलेशन में टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। अच्छा ये कॉस्ट के लिए, और ये ऑपरेटिंग, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट लिख देना, कॉस्ट लिख देना, हाँ यहाँ पे बाद में। इट इज एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये मेरा क्या है पीएनएल है, तो ये वाली कॉस्ट भी आएगी, मतलब इसको अपन ने नाम क्या दिया, सीओजीएस, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और प्लस ये वाली भी कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली एक्सपेंसेस, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही आएगी सिर्फ। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100,
सीओजीएस में पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सपेंस वो सब आते हैं, समझ रहे हो ना। और नेट सेल्स तो तुमको पता ही है, सेल्स माइनस रिटर्न्स माइनस अलाउंस। कंबाइन और मिक्स्ड रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो, द रेशियो मेजर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना तुमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट तुमको नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उसके बारे में ये रेशियो है। तो देखो, दिस रेशियो इज कंप्यूटेड टू मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कितना है बिजनेस एफिशिएंट है भाई, इसको अगर मैं 1 लाख रुपया दूं तो कितने एफिशिएंसी के साथ ये मेरे को 2 लाख रुपया रिटर्न दे रहा है, बराबर। या तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकाल रहा है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पे, तो पहले नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा, या तो तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बराबर है। एनपी में से ना, नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो और डिविडेंड माइनस कर दो, तुमको क्या आ जाएगा पता है, जो बिजनेस में चल रहा है, जो बिजनेस के, ये सब क्या है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। ये तुमने ऑपरेट किया था क्या इसके लिए, डिविडेंड पे करने के लिए ऑपरेट किया था, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तुम्हारे डिबेंचर्स को वालों को जाता है, बैंक लोन को जाता है। डिविडेंड किसको जाता है, जिसके पास से तुमने शेयर्स खरीद के रखे, मतलब जिसको शेयर्स इशू करके रखे, राइट, वो सबको जाता है डिविडेंड, राइट। चलो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और उसके नीचे जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, हाँ हाँ चलो ठीक है, कंपनी एक डिटेल में नहीं है तुमको भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुमने कैपिटल कितना लगा के, तक कितना लगा के रखा था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर, प्लस डेबेंचर कैपिटल और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डेबेंचर कैपिटल, अदर लॉन्ग टर्म। तो तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ के सब बता दिए, सिर्फ करंट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिया उसने, सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, फिक्स्ड एसेट बराबर प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो वो क्या बोल रहा है, इधर देखो, मेरा वन नोट चालू करना पड़ेगा, एक सेकंड। तो ये देखो वो क्या बोल रहा है, ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ये लोग कौन कौन एग्री करता है, जो एग्री नहीं करता वो उसकी निकल जाओ, फॉलो, बराबर। लायबिलिटी साइड एसेट साइड, वो क्या बोलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बराबर। तो अभी ये बंदा क्या बोल रहा है वो ध्यान दो, ये तीनों मिलके, और कुछ बोला है क्या इसमें, एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो ठीक है, इसकी पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एक होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ये बता दिया है ना मैंने, बताया ना क्या होता है, कब बताया था मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन बताया था। कौन से चैप्टर में हुआ है यार अपना, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में हुआ होगा, नहीं यार बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसे होगा, कहीं तो भी ये बता दिया है कि इक्विटी शेयर्स, वो एग्जांपल था ना, वोटिंग राइट्स देते सब देते, वो याद है ना, मतलब मैंने बताया कहीं तो भी, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर था अपना, ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये हुआ, ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये क्या होता है, इक्विटी शेयर्स मतलब जिनको सारे वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको डिविडेंड भी एक सरी का मिलता नहीं है, अलग ही मिलता है, बराबर। फिर
प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, उनका डिविडेंड भी फिक्स होता है। हाँ, तो मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज। अभी देखो क्या बोल रहा था वो, कि शेयर कैपिटल में वो दो चीजें बताता है, प्रेफरेंस और इक्विटी। इसका मतलब मैंने बता दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या, जो नेट प्रॉफिट आता है या जनरल रिजर्व्स निकाल के रखते हो वो सब, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये तीनों को मिला के तुम्हारा बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सिर्फ उसने करंट एसेट्स को छोड़ दिया, करंट लाइबिलिटीज को छोड़ दिया, सॉरी, कितनी जागती है ना, करंट लाइबिलिटी को छोड़ दिया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट भी भी कैपिटल एम्प्लॉयड बन सकते हैं, लेकिन उसमें से मेरे को करंट लाइबिलिटीज माइनस करना पड़ेगा। करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। चलो, तुम लोग अगर इस चीज को एग्री कर रहे हो तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी भी कैपिटल एम्प्लॉयड बन सकता है। ये क्या है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट्स, बन सकता है ना, एग्री कर रहे हो ना। चलो ठीक है, यही चीज ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले आप वो देख लो कि आ क्या कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड ऊपर नीचे मिलता है, कंपनी को बंद होने के टाइम पर भी उनको लेट पेमेंट जाता है, वो होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले प्रेफरेंस इनको मिलता है हर चीज में, डिविडेंड में भी पहले इनको बांटा जाता है, सब कुछ वो होता है। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताया था मैंने। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो भी आपके जनरल रिसोर्स है, जो जनरल कामों के लिए आपने बचा के रखे हैं पैसे, नेट प्रॉफिट है। सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट। रिजर्व में आते हैं कैपिटल, कैपिटल रिजर्व भी आते हैं जो अगले बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के आपने बचा के रखा है, वो सब आता है। डेवेंचर कैपिटल, डेवेंचर कैपिटल मतलब लोगों से जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं डेवेंचर्स, बड़े याद है। और अदर लॉन्ग टर्म मतलब बैंक से जो लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जे लेते हैं, उसके अंदर उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एग्रीड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एग्री। चलो, this ratio indicates the ability of the company to generate the profit per rupee of capital employed। जो एक एक पाई तुमने लगाई है उसके ऊपर, एक रुपए के ऊपर तुमने कितना प्रॉफिट बनाया, वो अपने को ये चीज दिखाता है, बराबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप between net profit before interest and tax and shareholders fund, right? The funds are supplied equity and preference shareholder, the funds are supplied equity and preference shareholder। चलो देखते क्या बोलता है, कोई जरूरत नहीं इतना टेंशन लेने की। यहाँ अपन ने क्या पढ़ा पहले, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया है तुमने, कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ ना, एक साइड से बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सब है ना शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं इसको, या तो ओनर्स फंड या तो लेंडर्स फंड बोलते हैं। डिविडेंड किसका फंड हो गया, ओनर का फंड हो गया, क्योंकि वो उसको मिलने वाला है, बराबर। टैक्स हो गया गवर्नमेंट फंड, इंटरेस्ट हो गया लेंडर्स का फंड, तो वो सब निकाल देते हैं अपन। अभी बोलते रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, दिस रेशियो मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड शेयर होल्डर्स फंड, दिस फंड आर सप्लाइड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही है। यहाँ से मेरे हिसाब से शेयर होल्डर फंड भी निकाल देना चाहिए था लोग ने। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो, ये था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है ना, कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर्स को क्या फायदा हो रहा है, नेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे ले लेते, सिर्फ इक्विटी लेते, सिर्फ इक्विटी लेते, सिर्फ इक्विटी लेते। इक्विटी मतलब जो तुम्हारा शेयर्स है वो लेते हैं। और इक्विटी को जो शेयर होल्डर फंड मिलने वाला था
वो भी तो एक टाइप का रिटर्न ही है ना उनके लिए, तो इसलिए वो नहीं लेते। जो डिविडेंड मिल रहा था वो एक एक प्रकार की रिटर्न है कि नहीं, इक्विटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए वो नहीं लेते। वही कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, वही लिखे थे। रेशियो इंडिकेट्स वेदर शेयर होल्डर्स फंड इज एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट, दिस रेशियो शुड बी हायर देन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिखती बात है, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी छोटा ले रहे हैं अपन और कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा ले रहे हैं, समझ रहे हो? नेट प्रॉफिट यहाँ, चल भाई चल, चल यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 और कैपिटल एम्प्लॉयड लेता हूँ 1000 शेयर कैपिटल, ठीक है, 2000 लॉन्ग टर्म, ठीक है, समझ गया ना? तो मतलब 3000 का मैं ये लेता हूँ, तो जो भी आएगा इंटू 0.00 कुछ तो आएगा, मतलब कितना आएगा देख, यहाँ पे 2000 ले लेता हूँ फॉर पर्पस, कितना हो रहा है 3000 डिवाइड बाई 2, 2:3, 2:3 मतलब 66.67% आएगा, देख लो कैलकुलेटर पे करके, 3 बराबर है। हाँ बराबर, नहीं 0 पॉइंट नहीं आएगा, 2000 डिवाइड बाई 3000 में 0.66 आएगा ही नहीं, 66 आएगा, देख ले। तो 30,000 से क्या होगा? ठीक है, इंटू 100 करना रह गया था, बराबर। चलो ये समझा। सेम एग्जांपल इधर लेते हैं, ये 2000 बराबर और 1000 है सिर्फ इक्विटी कैपिटल, तो आएगा कितना 50%, 50 नहीं आएगा, 200% आएगा, 200%, सॉरी 50% 200%। तो एक थ्योरी थी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गया, इसको अपन अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बाद में ये पूरे सम सॉल्व करेंगे। इसमें है ना सच, 200% आता है ना, इसमें ना ज़्यादातर तो तुमको ही सॉल्व करना है, तुमको एज पता ही है मैं कितना कैसा हूँ। कुछ भी नहीं बचा यार, कुछ भी नहीं बचा, कितना पेजेस बचे और 380, और अपन ने कहा एंड किया इसको आज, हाँ 15 पेज बचे ना। चलो चलो ठीक है, ये सब तो तुमको प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन मैं फटाफट अभी सम सॉल्व करवा देता हूँ थोड़े बहुत तो भी। चलो, बैलेंस शीट रेशियोज, अ कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, बराबर। डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 20, स्टॉक स्टॉक 30, लूज टूल 10, बैंक ओवरड्राफ्ट 10, कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे पहले 1 2 3, 20 30 50 60, बराबर 60,000, करंट लाइबिलिटी कितना 60,000, बराबर। करंट एसेट्स 60 30 90 90 10, 1 लाख 1 लाख, ये करंट एसेट आ गया, बराबर। अभी अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट करंट रेशियो, तो 1 लाख डिवाइड बाई 60K, ये आ जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 140% तक, आपको देखना पड़ेगा। क्या मिला 5:, देखता हूँ 1.66%, या तो 5:3, बराबर। 1.67%, 1.67, तो ये होना कितना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। आइडियल है क्या, नहीं है आइडियल, समझ रहे हो? आइडियल रेशो नहीं है, ठीक है, ये तुमको पूछेगा नहीं, सिर्फ तक रहो, 2:1 करंट रेशो होना चाहिए था, आइडियल नहीं है ये, इतना ही बता रहा हूँ।
5:3, वेरी गुड, 5:3 आया ना। देखो आंसर्स, ये एक्टिविटी काट डालो रे, कुछ भी काम की नहीं होती है, ठीक है। आंसर क्या है, 5:3। होना क्या चाहिए था, 5:2.5 होना चाहिए, तो आइडियल हो जाता, लेकिन अब आइडियल नहीं हो रहा है, क्योंकि 2:1 होना चाहिए ना, 2 करंट एसेट होने चाहिए और 1 करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, 3 आ रहा है, तो आइडियल रेशो नहीं है। करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी वेयर 1.5 लाख and its current asset ratio is 3:1. Find current assets. वाह वाह वाह, बहुत इजी। 3:1 करंट एसेट, 3:1 बराबर सी ए अपॉन सी एल। 1.5 लाख अगर करंट लायबिलिटी है, कितना इजी है, देखो कितना इजी है। करंट एसेट मतलब कितना, करंट एसेट 3 गुना है करंट लायबिलिटी के, समझ रहे ना, ये करंट एसेट है 3 और एक करंट लायबिलिटी नीचे वाला, तो करंट एसेट कितना है 3 गुना, तो 4.5 लाख रुपए कितने एसेट्स, करंट एसेट्स। टोटल टोटल एसेट्स 2,20,000, फिक्स एसेट 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। देख इधर कितना है, 2,20,000 टोटल एसेट, मतलब टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, ये देख इधर, पहले ऐसा फटाफट बनाना, 2,20,000 देखो फटाफट, मतलब थोड़ा अभी है ना मैथमेटिक्स, खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा, मैथमेटिक्स मैं नहीं लेता बाबा, मेरे को जमता ही नहीं वो। चलो हो रहा है ना, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, हाँ वेरी गुड। चलो चलो इधर देखो, अभी वो क्या बोल रहा है, टोटल एसेट्स 2,20,000, चलो बढ़िया, तो टोटल एसेट कितना 2,20,000, तो मैं इधर 2,20,000 लिख देता हूँ। मतलब क्या, फिक्स एसेट करंट एसेट, तो टोटल लायबिलिटी पे 2,20,000 ही आएगी, पहले होता है ना बैलेंस शीट कभी भी। तो अब देखते हैं, अभी क्या बोल रहा है वो, उसमें से फिक्स एसेट्स 1 लाख है, फिक्स एसेट्स कितने 1 लाख है, और क्या बोल रहा है फिर, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, तो ये हो गया 2 लाख। ऑब्वियस सी बात है, करंट लायबिलिटीज 20,000 आएगी, बराबर है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेचारे लायबिलिटी को नहीं लेते, इसलिए कैपिटल 2 लाख और ये 20,000 ये, और करंट एसेट्स कितना आएगा 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000, 1:6, बहुत ही आइडियल हो गया ये तो, देख लो देख लो, भगवान करे वही जाए, वही है 6:1, 6:1 राइट। चलो फिर क्या बोला है, फिर कुछ बोले, अरे क्या बात है, चलो अपन तो इससे वो निकाल लेते हैं अपन तो, चल नेट प्रॉफिट नहीं दिया ना, जान दो, समझ लो तुमको दिया मैंने एनपी 1 लाख, तुम तो सीधा निकालोगे, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 2 का तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो ये सब में बोला जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम ही होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो शेयर होल्डर्स का फंड है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सबका फंड है ना, बैंक का सबका फंड है, उस पर कितना रिटर्न दे रहे हो तुम। चलो कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, रिटर्न ऑन फंड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर का फर्क पड़ जाता है, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में बैंक वगैरह का भी ऐड होता है, तो डिवाइड करने वाली अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 2 कितना 5 आएगा, बराबर है 2 ही है इससे नीचे, और 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा, उस टाइप का थोड़ा ये है, अपन आगे भी देखेंगे, फटाफट एक खत्म करते हैं। क्विक रेशियो निकालना फॉलोइंग से, वर्किंग कैपिटल 50,000, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स मेथड्स करंट लायबिलिटी, देख लो डब्ल्यू क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू सी ए माइनस सी एल, तो ये कितना बोल रहा है 50,000 राइट, उसमें से करंट एसेट 60,000, स्टॉक 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 4,000, तो कितना होगा, सबसे पहले तो नहीं क्या बोला, क्विक रेशियो निकालने बोला, ओहो क्विक रेशियो निकालना है,
क्विक रेशो कैसे निकालते हैं? क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, याद है ना? चलो, तो सबसे पहले अपने को निकालने करंट एसेट्स कितने हैं टोटल, टोटल करंट एसेट्स कितने और करंट लायबिलिटी कितनी है। तो वर्किंग कैपिटल कितना बोला है? 50 नहीं 50,000 बोला है, बराबर। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बराबर। सबसे पहले करंट एसेट निकालते हैं। 60,000 प्लस 10,000 और प्लस 4,000, ये हो गया 50,000। ये कितना होगा? 60 70 74, तो ये 14,000 ये करंट लायबिलिटीज आ गए। अब मैं अगर तुमको बोलूँ कि क्विक रेशो जान दो, अगर करंट रेशो भी निकालना रहा तो कितना आएगा? 74 डिवाइड बाई 14 कितना था देख लो। तो जो भी आता है 75.28, मतलब 1:5.28, उस टाइप का कुछ रेशो आएगा वो अभी। लेकिन अपने को क्या बोला? क्विक रेशो निकालने के लिए। अभी क्विक रेशो में अपने को एक चीज तो पता है भाई कि करंट एसेट में से क्या गया ओ, ये दिखे ना, करंट में 14,000, 60,000, ये 50 में से ये निकाल दिए तो 14,000 मिल गया, बराबर। समझ रहे हो ना? चलो, अब बोले क्विक रेशो। क्विक रेशो मतलब क्या होता है? क्विक एसेट्स निकालने पड़ते हैं। तो 10,000 क्या है अपना? स्टॉक है। स्टॉक तो क्विक एसेट कभी रह ही नहीं सकता। 4,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी नहीं रह सकता। 60,000, 60,000 डिवाइड बाई 14, देख लेते एक बार आंसर, तो गड़बड़ तो ना हो। 46,000 आया ना। हो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। ये टोटल करंट एसेट 60,000 रुपये है। मुझे कुछ और लगा, मुझे लगा ये कोई कैश वैश होगा, ठीक है। और तो मतलब 10,000 का करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। अगर मैं करंट रेशो निकालने की बात करूँ तो 60 डिवाइड बाई 1, 6:1 का तुम्हारा रेशो आ जाएगा, बराबर है, करंट एसेट का। अब मैं तुमको बोलता हूँ क्विक क्विक एसेट्स निकालो, क्विक रेशो निकालो। क्विक रेशो मतलब इसमें से वो 10 पहले तो माइनस होगा और फिर 4,000 प्रीपेड एक्सपेंस का माइनस होगा, तो ये कितना होगा? 46, बराबर। तो 46 डिवाइड बाई 10, देख लो, राइट। 46 बाई 10, 4.6:1। पांचवा घर से, छठा करवाओ, कर लगे, हाँ करवाओ। हम्म? चलो ग्रॉस प्रॉफिट वाला एक करवा देता हूँ। चलो क्या बोल रहे हो? कैलकुलेट द जीपी रेशो, सेल्स 5,40,000, ठीक है। नेट परचेजेस 3 लाख, हम्म, फिर एस आर 40,000, 40 है हाँ? तो इससे क्या मिल गया मेरे को? 5 लाख तो पहले नेट सेल्स मिल गया, राइट। नेट सेल्स मिला कि नहीं? 5 लाख का नेट सेल्स मिल गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ। बराबर, और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3 लाख, 3,90,000 में से 50 गया, कितना होता है? 3,90,000 में से 3,40,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया अपने को, नेट सेल्स मिल चुका है। तो जीपी क्या है? दिस माइनस दिस, मतलब 5 लाख में से 3,40,000 निकाल दो तो ये मिल गया तेरे को जीपी, बराबर है। 3,40,000 निकाल दो कितना हो गया? 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 32%।
बहुत इजी है, वही टाइप में जाना है, सिर्फ तुमको फॉर्मूलाज जो है, मैं एक बार कल आएगा ना तो कल इसका रिवीजन लेक्चर्स अपन रिकॉर्ड कर देंगे, तो उसके हिसाब से समझिएगा। अभी ये क्या है, वही ये क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड फॉर 19-20 इज 5,60,000। द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट रेशो निकालना। नेट प्रॉफिट रेशो मतलब क्या, ये 5,60,000 में से जीपी है ना ये, तो ये देख, ये वाला सम सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो मतलब क्या होता है, एनपी अपॉन सेल्स, राइट, नेट सेल्स, बराबर। चलो पहले एनपी निकाल लो ना, नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहा है वो, जीपी दिया है आपने को, कितना दिया जीपी, 5,60,000। जीपी कितना दिया, 5,60,000, बराबर। हम्म, उसमें से लेस करो एडमिन का 1,60,000, 1,20,000 सेलिंग, इंटरेस्ट निकालो 80, टैक्स निकाल दो, कितना देख दो, 4,00,000, 4,00,000 में से 20 निकालो, 3, 280, 2,00,000, 1,40,000, बराबर। अभी 1.4 डिवाइड बाय 20 कितना आता है देख लो, 1,40,000 डिवाइडेड बाय, देख लो नेट प्रॉफिट कैसा है भाई, टैक्स किस खुशी में नहीं डाला। दो टाइप के निकलते हैं इसमें, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, दोनों के निकाल सकते हो, दोनों करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अपन ने देखा था नेट प्रॉफिट के इसमें, दोनों निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोगों ने वो निकाला है, अपन वो निकालेंगे, बराबर। ये लोगों ने 2 लाख के हिसाब से निकाला है, 10%, अपन वो हिसाब से भी निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट नहीं, कॉस्ट रेशो नहीं, दो टाइप के नेट प्रॉफिट होते हैं ना, एक तो आफ्टर सेल्स, या तो ये आफ्टर टैक्स, या तो बिफोर टैक्स। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, इन्होंने बिफोर टैक्स बनाया, अपन ने आफ्टर टैक्स, इधर दिया था वो लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कहीं तो भी दिया है उन्होंने, ऊपर क्या, हाँ ये देखो, ये लोगों ने बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स ऐसा बताया है, बराबर ना। नेट प्रॉफिट रेशो अपन ने आफ्टर टैक्स का बनाया, वो लोगों ने बिफोर टैक्स का बनाया, मतलब गलत नहीं है, दोनों भी गलत नहीं है। तो मतलब इतना इजी है, मतलब तुम लोग सिर्फ एक बार वो पढ़ लो ना, तो भी तुमको पता चल जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं। मैं कल एक बार ये रिवाइज करूंगा, फिर मेरे साइड से खत्म, आधा घंटे का कल का सेशन और खत्म। फिर तुमको जो डिफिकल्टी आए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एनीथिंग। और तू तो घर पे आके पूछ सकता है, क्योंकि इजी है, बहुत इजी है। देखो तुमको एक चीज बताता हूँ, इसमें भी अभी 75 वाले पे ये तो सब छोड़ देने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छोड़ने नहीं, कर सकते हो, करना है कर लो। अभी ये देख लेते, वन वर्ड देख लेते, चल ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप ग्रॉस प्रॉफिट टू, इधर देख। चलो एक प्रैक्टिकल सम भी मैं करवा दूंगा, फिर तुम लोग बोलोगे क्या सर तुम करवाते हो सब कुछ। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट दिख भी किधर रहा है तेरे को, करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट एसेट, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, हाँ करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बराबर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, करंट एसेट माइनस करंट माइनस स्टॉक, ये वाला आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस नहीं करते, प्रीपेड एक्सपेंस को भी माइनस कर देते, बराबर। देख लो चाहिए तो एक बार, क्या है वो, करंट एसेट्स है ना,
लिक्विड लिक्विड है। हाँ बराबर, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, वो लोगों ने ऑप्शन रॉन्ग दिया है, ऐसा ब्रैकेट में देना चाहिए था, समझा? इसका मतलब क्या होता है पता है? समझ लो 20 करंट एसेट्स हैं, ठीक है, मतलब समझो तुम उसका स्टॉक 10 है और ये 5 है, तो तुम्हारा 15 एसेट। अभी वो लोगों ने क्या किया है, अभी उनका उनका एग्जांपल देखते हैं। क्या करते बोलना है बच्चे को कंफ्यूज, फिर बच्चे को अलग आंसर लिख के आए तो फेल। हाँ ये वाला देखो, अब मैं सेम चीज इधर रखता हूँ 20 प्लस 10 5, अभी इसका आंसर बताओ कितना आएगा? सेम तो आएगा ही नहीं, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा और प्लस 5 15 हो जाएगा, और अपने उधर आंसर कितना आ रहा था 5, क्योंकि इधर ब्रैकेट था तो 15 माइनस 20 हो रहा था, इधर क्या हो रहा है 15 आ रहा है आंसर, बोलो क्या बात है? तो ऊपर का बी सही रहेगा, और ये लोगों ने मेरे हिसाब से है ना यही दिया होगा, 3 का यही दिया होगा, श्योर हूँ मैं, सी आंसर दिया रहेगा, क्योंकि उनको ध्यान में नहीं आया होगा, इतने सारे टेक्स्ट बुक्स बनाते ना वो लोग। क्या दिया है? वही दिया है ना, चलो बढ़िया है, मुझे लगा कुछ गलती से हुआ है कि क्या। बहुत दिमाग लगा के करो रे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 12th, अभी तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स आने बचे, मैं वापस से वार्न कर रहा हूँ, 6 चैप्टर अभी तक बचे जो कि फाड़ डालेंगे, पर अपन फटने नहीं देंगे ना, अपन भी तो होशियार है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो या तो ऑपरेटिंग रेशियो, पीछे तक क्या दिया, ऑपरेटिंग रेशियो, बराबर ना, सेम ही तो है, ऑपरेटिंग रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ही सेम है, तो चेंज क्या आएगा? द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्स कॉमन बेस बिल्स पेबल इज, अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है, बराबर, करंट रेशियो शुड बी from financial statement analysis the creators are specially interested to know, वेरी गुड वेरी गुड, ये बाकी का तुम घर से करके लाओ रे, पकड़ा है मेरे को, ये क्या है अभी? मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दो ऑब्जेक्टिव कौन से? वो ऊपर से कोई भी दो छाप देना तुम, बराबर है? क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, और कंपैरिजन में सेल परचेस कुछ किया है कि नहीं वो देखने के लिए, वो सब होता है। या तुमको बच्चों के जैसा लिखवा तू, लेकिन ये लिखना, ये पूरा पूरा करना है तुमको बुक में सॉल्व, ये तो इधर बाजू में लिख देने का, जैसा अभी ये प्लस माइनस ये तो ठीक है, ये रीजन वाले का भी पीछे बाजू में इधर टी लिख देने का, इधर एफ लिख देने का, और रीजन छोटा सा इसमें लिख देने का, बट लिखने का। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल इसका रिवीजन होगा और अपन चालू कर देंगे 7वां चैप्टर, बराबर? 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, कॉलेज वाले यूजुअली सीधा जाते हैं, लेकिन हम लोग सीधे काम करते नहीं ना, तो हम लोग उल्टा जाते हैं, बराबर? और फटाफट से अपने चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।